बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे और ईद की आमद है। आपकी तैयारियां घरों पे रहते हुए मुकम्मल हो चुकी होंगी और आपने प्लान बना लिए होंगे कि घर पे रहते हुए किस तरीके से हमने ईद को सेलिब्रेट करना है। इशाल, ईद कल होगी या परसों होगी, क्या प्रेडिक्शन है? अच्छा, मैं वैसे खुद से ये चाहती हूँ, ख्वाहिश नहीं, मैंने प्रेडिक्शन पूछी है। अच्छा, प्रेडिक्शन मेरी वैसे जुमे की ही है, लेकिन दुआ मेरी जुमेरात की है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये कल तक जो थी ना प्रेडिक्शन भी जुमेरात की चल रही थी। हाँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी ना, तो ख्वाहिश के साथ मैंने प्रेडिक्शन को जोड़ दिया हुआ था। बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि जुमेरात को ईद हो जाए। वो इसलिए नहीं, हरगिज़ नहीं कि एक रोज़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो इसलिए कि छुट्टियाँ ज़रा अच्छी मिल जाएंगी हमें। हाँ, ये थोड़ा बड़ा मुतमईन करने वाली चीज़ होती है। लोगों को अच्छी छुट्टियाँ मिलेंगी। हम तो आप लोगों के साथ ही होंगे। ईद वाले दिन भी हम आपके साथ मौजूद होंगे। आपसे मुलाकात हमारी ईद के दोनों तीनों रोज होती रहेगी और आपने घरों में रहना है। हम आपकी वजह से, आपके लिए बल्कि स्पेशली स्क्रीन पर बैठेंगे ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमें हर रोज आप देखते हैं तो आप कहीं हम मायूस ना होंगे, भाई हमें हमारे एंकर्स नजर नहीं आ रहे, तो हम आपके लिए ईद का प्रोग्राम लेके आएंगे और हम यूं ही जमे हुए बैठे होंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ऐसा भी है कि महकमा मौसमियात ने भी यही जो है बताया है हमें कि आज चांसेस नहीं है भाई कुछ चांद नज़र आने के, इसलिए परसों ही ईद होने के बड़े चांसेस हैं कि जुमे के रोज़ ही जुमतुल मुबारक को ही ईद उल फितर होगी, मीठी ईद होगी, छोटी ईद होगी। और कल भी हमने देखा है कि चांद नज़र नहीं आए हैं। सऊदी अरब में भी आज रोज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 30 रोज़े जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो वैसे उम्मीद हमें हमेशा होती है 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, 29 रोज़े ही हम बना के और ईद कर लेते होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो पूरा पाकिस्तान एक साथ रोज़े रख रहा था, फिर एक साथ ही ईद भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक ही साथ हम ईद की तरफ जो है बढ़े होंगे और इस फेस्टिविटी को हम एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, घर में रहते हुए एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही कोरोना वायरस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं तो शरह तो खैर नीचे आ रही है अगर हम पॉजिटिव केसेस की देखें, लेकिन अभी भी वो तशवीशनाक ही है। और अगर हमने बेहतरीन किस्म की एहतियात कर ली कुछ मज़ीद दिन तो हम मामूल की ज़िंदगी पर वापस आ सकते हैं। और इसके लिए हम सारों को एफर्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट या इंतज़ामिया पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। हमारी जो खुद इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी है हमें वो भी पूरी करनी होगी। और हमजा, मैं देख रही थी कि लोगों ने ना प्लान बनाने शुरू कर दिए कि घर में किस तरीके से रह के हमने किस तरह से फेस्टिविटी क्रिएट करनी है। खाने कौन से होंगे, पकवान पहले दिन का कौन सा होगा, सुबह का कौन सा होगा, दोपहर का कौन सा होगा, शाम का कौन सा होगा। लोगों ने ये प्लान बनाने शुरू कर दिए कि बाहर तो जाना नहीं है, तो घर पे रहते हुए किस तरीके से एंजॉय इशाल से मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है कि मैं इशाल को नहीं देख रहा कि इशाल ने अभी तक मेहंदी जो है वो लगवाई हो। क्या इशाल खुद मेहंदी लगाने का प्लान है? हाँ बिल्कुल, मेरा इस बार इरादा है कि मैं खुद ही मेहंदी लेके बैठूंगी और लगा लूंगी। जैसी भी लगी अच्छी लगी, जैसी भी लगी यार, क्या हो गया। और अगर मेहंदी नहीं भी लगेगी, फर्ज कर लें आप मेहंदी आपने खरीदी नहीं है, नहीं लगेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहंदी के बिना भी एक ईद मना सकते हैं। ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिंदगियां महफूज हों, सेव हों। ऐसे ही है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इशाल ने ये फैसला किया है, वरना इशाल तो बड़ी बेहतरीन सी मेहंदी लगवाती हैं और जाके पूरा एहतमाम के साथ करती हैं। लेकिन अगर इशाल ने ये फैसला इस दफ़ा किया जो इतने भरपूर एहतमाम से मैं अच्छी तरह जानता हूँ करती थी, तो फिर हम सारों को जो ख़वातीन घर में हमारे देख रही हैं, बैठी हुई हैं, उनको भी ये फैसला कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, घर में थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, आप जैसी भी आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। और खूबसूरती आपके इनर में छुपी होती है। मेहंदी लगाने से या वैसे सजने संवरने से मेरे ख्याल में फिलोसफर इशाल फिलोसफर बनती जा रही है। इसलिए ना सबसे पहले इशाल बात कर लेते हैं सयाहत के हवाले से, क्योंकि हम छुट्टियों में देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे होते हैं। और फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखते हैं कि ईजी अप्रोच होती है, ज़रा पंजाब से भी लोग चले जाते हैं, इस्लामाबाद से हम देखते हैं लोग जा रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं वहाँ पर जा रहे होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त फैसले किए। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना SOPs के तनाजुर में ईद उल फितर के दौरान सयाहती मकामात पर जाने की पाबंदी के बाद सयाहती मकामात पर सयाहों को जाने से रोकने के लिए चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और ईद से कबल सयाहती मकामात पर आने वाले सयाहों को वापस भेजा जा
रहा है। सबसे ज़्यादा एबटाबाद में दाखिल होने वाले 246 सयाह थे जिनकी गाड़ियों को वापस भेजा गया। मतलब हम बार बार हमारे बैठ के बोलने का मुझे लगता है हमका कोई फायदा नहीं क्या है। हुकूमत इतने सख्त फैसले कर रही है, जुर्माने भी किए गए, लोग तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अच्छी बात है चेक पोस्टें वहां पर मौजूद हैं। भाई रिवर्स गियर लगाएं या फिर यू टर्न लें और अब आप वापस ही जाएंगे। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया था कि अगर आप जाएंगे तो आपको तंगी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप घर में रहते तो इस तंगी से बच जाते, आपका मूड भी इतना ज़्यादा ख़राब ना होता। खैर, महकमा सयाहत के मुताबिक एबटाबाद में 20, सवात में 19, मानसहरा में 13, हरीपुर में 10, चित्राल और पिशावर में 3 चेक पोस्टें जो हैं इशाल वो कायम की गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और सयाहती मकामात, पोर्टल और रेस्टोरेंट्स जो हैं पर होटल रेस्टोरेंट्स चेक किए जा रहे हैं। दूसरी जानब ये भी देखा जा रहा है कि सयाहती मकामात को गैर मुल्की अफराद के लिए खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये एक ना हैरत अंगेज ऐलान है, इस पे थोड़ी सी हैरत हुई थी कि ये क्यों फैसला कर लिया गया। सूबाई महकमा सयाहत ने पाबंदी से इस्तस्ने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और जिसके मुताबिक जो गैर मुल्की सयाह हैं और बैनुल अक़वामी ग्रुप्स हैं उनको सियाहती मकामात पर जाने की इजाज़त होगी। हाँ, अब ये देखने वाली चीज़ है कि क्यों होगी। गैर मुल्की सयाहों को SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा, उससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है और उन्हें जो उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो भी मनफी जो है वो दिखानी होगी, फिर वो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी यानी कि चेक तो किसी सूरत रखा जा रहा है, लेकिन ये फैसले क्यों किए गए हैं उस पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आपको घरों से निकलकर सियाहती मकामात पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर सयाहों को जाने से रोकने के लिए सबसे पहले बताएं क्या क्या इंतजामात किए गए हैं चेक पोस्टों के अलावा। देखिए, जिस तरह गलियात हैं, जिस तरह मलकन डिवीज़न है, तो जहाँ पे स्वात शुरू होता है वहीं पे चेक पोस्ट लगी है। इसी तरह हज़ारा के अंदर भी जहाँ से टूरिज़म स्पॉट्स की तरफ जाना होता है वहाँ पे पुलिस की बाकायदा चेक पोस्ट बनाई गई हैं। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, लंडाकी के पास लोगों को रोका गया था, लेकिन मीलों जो है वो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। और फिर जो आना जाना, जो आम लोगों को तकलीफ़ होती है या खुदा न खास्ता कोई बीमार हो उनको पेशावर शिफ्ट करना हो वहाँ से, उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना रहा। मैं ख़ुद, चूँकि मेरा ताल्लुक़ स्वात से है, शांगला से, मेरा वही रूट है और जिन मुश्किलात से लोग दो चार होते रहे कि थोड़ा से फासला जो है वो 8-8, 10-10 घंटों में होते करते थे, तो मेरे ख्याल से किसी को मुश्किल में भी नहीं डालना और ख़ुद को भी मुश्किल में नहीं डालना। देखिए, ये तो सयाहत भी होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और भी हमारी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हमें एक जंग का सामना है, वबा का सामना है, उससे बचाना है लोगों को भी और लोगों को ख़ुद भी इस चीज़ का एहतियात करनी है। जैसे कि रमज़ान अभी ख़त्म हो रहा है, अभी ईद आ रही है इंशाअल्लाह ताला, और ईद पे भी नोटिफिकेशन हुआ है कि जितने हमारे MPAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, कोई भी हुजरों में बैठ के लोगों के साथ ना मिले। देखिए, ये भी हमारी एक रिवायत रही है, ये भी हमारी एक टूरिज़म रही है कि हम जो है हमेशा जाके हमारे पख्तून हुजरों में लोग आते हैं ईद के दिन, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं होगी। तो देखिए, ये हमें इस वक्त जंग का सामना है और हमें जो ज़्यादा हमें जो टारगेट है वो ये कि लोग उसमें मुतासर ना हो। अभी जो टूरिज़म वगैरह ये तो होते रहेंगे। आप देखें, जितने टूरिस्ट स्पॉट हमने खोले हैं, इस मौजूदा हुकूमत ने जितने फोकस किया है, नए स्पॉट्स हमने खोले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा और भी टूरिज़म बढ़ेगी। मैं नहीं समझता कि इससे टूरिज़म मुतासर होगा। हाँ, लोग मुतासर होंगे जो टूरिज़म से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल, और उनके बारे में हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त कोरोना को बचाया जाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, ये तो आपने बता दिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं सयाहत के हवाले से और अभी हमें किन मुश्किलात का सामना है। बैनुल अक़वामी सयाहों की जिस तरह से इशाल बात कर रही थी, हमें ये मालूम हो रहा है कि अब वो जा सकेंगे सियाहती मकामात पर। ये फ़ैसला क्यों किया गया, उन पर से पाबंदी क्यों हटाई गई? देखिए, ये कोई ऐसी परमानेंट पाबंदी नहीं है कि बिल्कुल इसके बाद जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। देखिए, वक्त की मुनासिबत के हवाले से जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है उसको देखते हुए इंटरनेशनल तो वैसे भी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, ना बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं इन हालात में। लेकिन अगर कोई इस तरह का विजिट बनता है टूरिस्ट का, तो उनको SOPs के अंदर रहकर उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई बाहर से आके
कहे कि जी मैंने गलियात देखनी है या वो देखनी, इन हालात में आई डोंट थिंक। वैसे ये जो है ना मीडिया के पे दिया जा चुका है, मीडिया पे आ चुका है। हम तमाम आपके वसातत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली दफ़ा भी जब इस तरह की पाबंदी लगी थी तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे स्वात जाने के लिए। तो हुआ क्या था कि उनको स्वात नहीं छोड़ा जा रहा था और मुसीबत ये बनी कि पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए। जिन लोगों को अपने घरों में जाना था वो भी फिर सड़कों के ऊपर रहे। तो मैं अपील करता हूँ कि जब तक हुकूमत इस पाबंदी को नहीं हटाती कोई आने की ज़हमत ना करे, क्योंकि उनको, उनकी फैमिली को सयाहत के बजाय उनको मुश्किलात का सामना रहेगा। क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, होटल वगैरह बंद हैं, आएंगे तो वैसे भी मुश्किलात का सामना रहेगा। तो मैं अपील करता हूं कि अपने घरों के अंदर रहें। ये जो मुश्किल वक्त है इसमें एहतियात करें और अपनी फैमिली के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या आप नहीं समझते कि खैबर पख्तूनख्वा की इंटरेस्ट पर ही सयाहों को वापस भेज देना चाहिए था? इतना आगे जाकर फैमिलीज के साथ वापस जाना मुश्किल नहीं है? देखिए मुश्किल है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारे रूट्स हैं। आप अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा में अटक से इस तरफ आएँ, आप पेशावर के रास्ते से एंटर हो सकते हैं, किसी और रास्ते से हज़ारा के रास्ते से एंटर हो सकते हैं। तो जगह जगह नाके लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम ये नहीं चाहते कि हम पंजाब को और कराची को या किसी और जगह के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा आने से रोकते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा आने से नहीं रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ आप टूरिज्म के लिए या एक मखसूस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ मत आएँ। ये मुनासिब वक्त नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर देखें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जिनका आना जाना है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस पॉइंट पर तो हम नहीं लगा सकते। अब अटक में खड़े होकर हम कहें कि जी आप ना जाएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। मीडिया हर कोई देखता है, सोशल मीडिया है। मैं नहीं कह सकता कि ये लोग ये समझे कि जी हमें पता नहीं था, बिल्कुल पता है। तो उसको सख्ती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक मखसूस जगह को देखने के लिए ना आए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, वक्त रहा, तो यही जगह ये आपकी जगह है। इंशाअल्लाह फिर आप आएंगे, आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी, आपकी मेहमान नवाजी होगी। लेकिन ये वक्त जो है ये आपकी ज़िंदगी का मसला है। बहुत सारे प्यारे हमारे हमसे जुदा हो रहे हैं, हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारे दोस्त हमसे बिछड़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि जी पता चलता है जी कोरोना से फौत हुआ है। तो क्यों अपने आप को इन मुश्किल में डालना चाहते हैं? क्यों अपनी फैमिलीज़ को इन मुश्किलात से दो चार करना चाहते हैं? मैं अपील करता हूँ अगेन सूबाई हुकूमत की तरफ से कि प्लीज़ 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 डोंट कम टिल कि जब तक हम ये कहें कि जी अब कोरोना ख़त्म हो गया या SOPs कि अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूर आएँ। ये आपका पाकिस्तान है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी खूबसूरत बनाएं, टूरिज़्म के और मज़ीद स्पॉट्स खोलें। लेकिन प्लीज़ जब तक हुकूमत इजाज़त ना दे। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। 46 से ज़्यादा हुकूमती नुमाइंदे वज़रा क्या कर सकते हैं कि हाथ जोड़कर शौकत यूसुफज़ई साहब भी अपील कर रहे थे कि बराहे मेहरबानी आप लोग ये सियाती मकामात की जानिब रुख मत कीजिए, आपको भी तंगी होगी। फिर पिछले साल की तरह अगर ट्रैफिक वहाँ पर ब्लॉक हो गई तो सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर सब हाथ जोड़कर आपसे यही इल्तिजा कर रहे हैं कि आप अपने घरों तक महदूद हो जाएं, तो खुदारा आप महदूद हो जाएं ताकि आप इतने सख्त दिल ना बने कि आप फिर भी किसी की अपील मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग हमजा बात कर रहे होते हैं कि कोरोना वायरस को हमने शिकस्त दी है और किस तरीके से हम दे रहे हैं। अभी हुकूमत की भरपूर कोशिशें जैसे कि हम कह रहे हैं कि जारी हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के नतीजे में ही वबा के फैलाव को रोकने में मुसलसल हम बेहतरी देख रहे हैं कि जो पहले केसेस रिपोर्ट हो रहे थे उनमें कमी कम हो रही है। और इसी हवाले से अच्छी खबर यह है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के जो रजिस्टर्ड अफराद हैं वो किसी भी सेंटर में जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। और ये रजिस्टर्ड की बात अब हो गई पुरानी, अब तो वॉक इन जो है वो शुरू हो गया। आप जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड हाथ में लें, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया है कि वैक्सीनेशन मराकज़ सिर्फ ईद के 2 दिन बंद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। आप सोचें कि वो पूरा अमला सिर्फ आप लोगों की खातिर ईद के 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद वो दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद होंगे। NCOC के सरबराह मजीद बता रहे थे कि आबादी के सबसे कमज़ोर हिस्से में वैक्सीनेशन पर तवज्जो की ज़रूरत है ताकि उनको भी वैक्सीनेट जल्द से जल्द किया जा सके। कोरोना से अमवात में उम्र के हिसाब से इजाफा हो रहा है। और NCOC ने यह भी कहा है कि ईद उल फितर के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ईद की नमाज कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर
और पढ़ाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज को 2 से 3 बार पढ़ाया जाए, मतलब कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, और नमाज ईद का खुतबा भी महदूद रखा जाए। बीमार लोग, बुजुर्ग अफराद और जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं, वो नमाज में आने से गुरेज करें तो बेहतर है कि हम उनको जितना महफूज बना सकते हैं महफूज बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो घरों तक महदूद रहें, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इवन मसाजिद में या ईदगाहों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईद की नमाज के लिए आने वाले जो हैं वो मास्क लाजमी पहने। ये वो हिदायत हैं जो कि जारी की गई हैं NCOC की जानिब से, जो हम आपको बता रहे हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि इंशाल्लाह जल्द कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे, और उन्होंने ये भी साथ ही कहा था कि हाथ धोना हो, मास्क पहनना, समाजी फासला, इस सब को आप इस पे अमल करें और इसको जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा रखें। साफ़ी बरादरी के लिए भी जो है एक पैगाम है, यहाँ पर एक ख़बर है कि वज़ीर आला पंजाब ने साफ़ी बरादरी को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से सिफारिशात मंजूर कर ली हैं, जो कि खुशाइंद है, हम इसको वेलकम करते हैं। अब डॉक्टर नौशीन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा वैक्सीन जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आज से वॉक-इन शुरू हो गया 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए। बेहतरी आई जा रही है कि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद खुद जाएँ, सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, वैक्सीन लगवा सकेंगे। कौन सी वैक्सीन लगवाई जाएगी? एस्ट्राजेनेका क्या अब लगाई जा रही है या फिर जितनी अवेलेबल हैं कोई भी लगाई जा सकती है? जी देखें, इस वक्त 4 वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान में, जिसमें चाइना की साइनोफार्म है, साइनोवैक है और सिंगल डोज कैंसिनो बायो है, और उसके अलावा अब ये हमारे पास सैटरडे को हमें एस्ट्राजेनेका रिसीव हुई है, ये भी अब लग रही है। तो जो भी वैक्सीन है सब इक्वली अच्छी हैं। मैं समझती हूँ कि बस हमें वैक्सीन लगवानी है, और सब वाफिर मिकदार में इंशाल्लाह ताला हर सेंटर के ऊपर वैक्सीन मौजूद है। बस लोग अपने घरों से निकलें और इसको एक नेशनल सर्विस समझ के, कौमी फरीज़ा समझ के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह कम हो रही है। क्या ये कम शरह टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से तो नहीं है? देखिए, टेस्टिंग कैपेसिटी से ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि हमें केसेस कम नज़र आए अगर टेस्टिंग कम होती है, मगर एक्चुअल जो फिगर होता है वो पॉजिटिविटी रेशियो होता है कि जितने टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। तो वो पहले जिस तरह से 10% था या 9 और 10 के दरमियान था, तो वो अब 8 से नीचे आ गया है। तो पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है कि इस वक्त ट्रेंड क्या जा रहा है। और उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बेड ऑक्यूपेंसी में भी एक कमी आती जा रही है। ग्रेजुअली से बेड्स की जो यूजेज है उसमें कमी आ रही है, जिससे ये नज़र आ रहा है कि अब पेशेंट्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे थे कि बड़े शहरों में केसेस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अब जब छुट्टियां दी गई, लॉकडाउन लगाया गया, तो लोग अपने आबाई इलाकों की जानिब चले गए। क्या इस वजह से केसेस कम तो नहीं आ रहे, कम रिपोर्ट नहीं हो रहे? जब ईद के बाद लोग वापस आएंगे, क्या ये खदशा तब तक बरकरार नहीं रहेगा कि जब वापस आ रहे होंगे तब क्या हालात हो जाएंगे? जी देखिए, ये आने वाले कुछ दिन जो हैं ये बहुत क्रूशल है, और इसीलिए हुकूमत ने ये लॉकडाउन वाली ऑप्शन, जो कि हुकूमत की पहली प्रेफरेंस नहीं थी, मगर ये इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें इसीलिए ये 10 दिन की ब्रेक देनी पड़ी कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोगों की गैदरिंग्स और रश वाली जगहों को अवॉइड करें और इसको रोका जाए, ताकि एक दफ़ा इस साइकिल में ब्रेक आए। तो ये सब मेजर्स की वजह से भी हमें बेहतरी नज़र आई है ये लोगों की, क्योंकि छुट्टियां तो अभी शुरू हुई हैं और 9 और 10 को लोगों ने ट्रेवल किया है, मगर उससे पहले ही जो है हमें एक कमी जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई थी, मगर ये अभी बहुत स्लाइट है। और आने वाले दिन जो हैं उसमें लोगों का रवैया इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा कि हम इस फैलाव को रोकने में कामयाब होते हैं, इस साइकिल को, इस पीक को नीचे लाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इसमें लोगों का रवैया जो है वो मेन होगा। हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंशाल्लाह सख्त इक़दाम लेगी। जिस तरह से कल डॉक्टर यास्मीन राशिद भैया ने बात की है कि हम इन आने वाले ईद के दिनों में बहुत सख्त इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी SOP। बिल्कुल ऐसे नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कि SOPs बड़े सख्त दिए गए हैं, फिर उसके बाद एहतियात भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और हम इम्पोज करवा रहे हैं उनसे, लेकिन क्या आप देख रही हैं कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ किया जाएगा? क्योंकि अब वैक्सीनेशन भी हमारे पास दस्तयाब है, मज़ीद जो है वो एज ग्रुप्स के लिए खोल दी जाए ताकि तमाम जो है एज ग्रुप के लोग अब वैक्सीनेट हो सकें। जी, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ये फौरी तौर पे 30 प्लस के लिए खुल जाएगी।
और बाकी फिर एज ग्रुप्स के लिए भी इसी तरह से खुल जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर ज़ाहिर है अब जिस तरह रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है। पहले रजिस्ट्रेशन का अमल भी स्लो था, लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे थे, मगर अब रजिस्ट्रेशन में भी थोड़ी सी तेज़ी आई है। तो उसके साथ ही हुकूमत ने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई है, मज़ीद वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको भर्ती किया गया है, और इसके अलावा मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फ़ाल हो जाएंगी। और इन सेंटर्स की कैपेसिटी, जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है, 10,000 पर डे की होगी एक सेंटर पे। तो ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह 2 लाख से ज़्यादा लोग पर डे लगवा रहे हैं, इसको हुकूमत मज़ीद ऊपर लेकर जाने का इरादा रखती है। 3 लाख तक हम पर डे का टारगेट अभी इस फेज़ में अचीव इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, और ये टारगेट मज़ीद बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा एस्ट्राजेनेका के हवाले से जो 40 साल की हद वाली बात हो रही थी, मर्दों के हवाले से भी जो गाइडलाइन थी, पाकिस्तान को कोई गाइडलाइन मौसूल हो गई है? जी, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं एस्ट्राजेनेका के लिए कि ये 40+ के ऊपर ही इस्तेमाल की जाएगी। और मगर ये कि इसमें हमारे पास 40 से नीचे वालों के लिए और बहुत सारी वैक्सीन मौजूद हैं, इसलिए वैक्सीन के अमल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक सेफ्टी मेजर के तौर पे ये सिर्फ 40+ लोगों के ऊपर इस्तेमाल। ठीक है जी, सेफ्टी मेजर के तौर पर ये सिर्फ 40+ को एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी। बाकियों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं 3 वैक्सीन अभी मौजूद हैं, वैक्सीन की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप सुबसिस्तान से बात कर रही थी। और 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद है वो तो आज अपना शनाख्ती कार्ड पकड़े ना और चुप करके जाएँ वैक्सीनेशन सेंटर पर और जाके वैक्सीन लगवा के वापस आएँ और ईद जो है मज़े से गुजारें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो गवर्नमेंट ने किया है, ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है कि आप जो पहले इंतज़ार कर रहे थे कि हम रजिस्टर करवाएंगे, हम मैसेज का इंतज़ार करें, हाँ। बिल्कुल रिप्लाई आएगा और फिर उसके बाद हम जाएंगे, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं, आप इंतज़ार नहीं करें, अपना ID कार्ड पकड़ें, जैसे कि हमजा कह रहे हैं, जाके वैक्सीनेट हो और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और आखिरी चीज़ ब्रेक से पहले हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी, पहली दूसरी डोज जो भी है, उसके बाद भी आपने SOPs पर अमल करना है, मास्क लगाना छोड़ नहीं देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फिर भी करना है। हमजा ये समझती हूँ कि जब तक पूरी दुनिया से वबा मुकम्मल तौर पर नहीं चली जाती, हम वैक्सीनेट होने के बाद भी हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें एहतियात तब भी बरतनी चाहिए। आप बहुत अच्छा समझती हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि दूसरों की खिदमत करने में अपना वक्त गुजार देते हैं, ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। जज्बा इंसानियत से सरशार, ज़ख्मों और ज़ख्मियों की मसीहाई करने वाली नर्सेज का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। शोबा सेहत में सबसे अहम किरदार अगर समझे हम तो डॉक्टर का ही नहीं है, सिर्फ मरीज़ों की हिफाजत, देखभाल, तीमारदारी वो नर्सेज करती हैं, और इन नर्सेज का इसमें बहुत ही अहम किरदार है। और यही वजह है कि शोबा सेहत में नर्सिंग को जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, और दुनिया भर में नर्सिंग का पेशा इसलिए भी मुकद्दस समझा जाता है क्योंकि नर्स जो है इन मरीज़ों का ख्याल रखते हैं जिनके अपने नहीं होते, जिनके अपने या तो पता ही नहीं होता या बीमारी के बायस वो पास आ नहीं रहे होते हैं, फिर भी ये नर्सेज जो हैं ये उनके पास मौजूद होती हैं। और आज के दिन नर्सिंग से मुंसलिक अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जाता है, और हम भी खिराज तहसीन पेश करते हैं शोबे के से मुंसलिक लोगों को, और साथ ही इस शोबे से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल पर भी रोशनी डाली जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालिया कोरोना वायरस की बात कर लें तो डॉक्टर्स और नर्सेज को भी मुतासिर किया कोरोना ने। पाकिस्तान में अब तक सैकड़ों नर्सेज आलमी वबा से मुतासिर हो चुकी हैं, मगर इसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। फिर भी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि स्टाफ मौजूद है, क्या परेशानियाँ इनको आती हैं या किस तरीके से ये काम करते हैं, इस सब पे आज जो है वो गुफ्तगू। बिल्कुल ऐसी इशाल हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं तो कुछ लोग, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग शाउट कर रहे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हम आज बात करेंगे इस अहम दिन के हवाले से शोबा नर्सिंग में पहली डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाली पाकिस्तानी खैरुन्निसा उजानी साहिबा हमारे साथ जो हैं वक्त तो मौजूद हैं। आप डीन हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की।
बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा उजानी साहिबा कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। इस शोबे से वाबस्ता जो अफराद हैं उनको बहुत मुबारक हो। इस शोबे की अहमियत क्या है वो हमें बताइएगा। तो जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि इस शोबे की अहमियत ये है कि ये जैसे कहा जाता है कि ये जो है हेल्थ सिस्टम का हार्ट है या उसकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है हेल्थ सिस्टम का नर्सेस को। क्योंकि देखिए डॉक्टर का काम होता है कि डॉक्टर जो है वो इलाज बताते हैं कि ये दवाई खानी है, आपने इस तरह से लेना है, लेकिन उसकी जो एजुकेशन या उसकी जो डिटेल्स होती है वो काम एक नर्स का होता है। तो एक डॉक्टर के काम के साथ साथ नर्स का काम जो है वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो सिस्टम में इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस तरह से जो भी इलाज बताया जाता है या जो भी हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं खाने के बारे में, चलने फिरने के बारे में, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो एक मरीज़ को एक नर्स की तरफ से मिलती हैं ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सके। सही। अच्छा खैरुन्निसा साहिबा, ये भी बताइएगा क्या पाकिस्तान में इस शोबे को उतनी अहमियत दी जाती है जितनी दी जानी चाहिए? और फिर क्या एजुकेशन के हवाले से हम बात कर लें तो नर्सिंग की एजुकेशन का मयार क्या है यहाँ पर? तो बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है ये। अगर आप हिस्ट्री से चलें तो ये जो तरबियत इसकी थी वो एक डिप्लोमा लेवल की थी। तो किसी भी प्रोफेशन में अगर डिप्लोमा तक पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो उसके आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आगे जब पढ़ने को मौके नहीं है तो फिर लोग इसको क्यों अपनाएंगे। अब इसका रुझान बहुत तब्दील हो गया है। बहुत सारी स्कूल्स ऑफ नर्सिंग को अब कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। अब जो दाखिले की रिक्वायरमेंट है वो भी मैट्रिक से इंटर तक आ गई है। इंटर साइंस के लोगों को मिलता है और एंट्री टू प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं कि जब आप दाखिल हो तो पहले वो डिप्लोमा होता था, अब BSc या बैचलर्स की डिग्री नर्सिंग में होती है, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद PhD। जैसे आखान यूनिवर्सिटी से मैं पहली PhD हूँ, ऐसे दो यूनिवर्सिटीज़ ने और पाकिस्तान में PhD ओपन कर दिया है। तो आप सोचें कि अब 3 यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह 1-2 साल में हर साल PhD नर्स निकलेगी। तो जब इस तरह के मौके फराहम होंगे लोगों को तो फिर उसमें दाखिले का रुझान भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि भाई आगे पढ़ाई के मौके बहुत। जी ठीक है। इस रुझान की तो आपने बात की कि जो दाखिले का रुझान है, तालीम का रुझान है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन हम अवामी रवैये की बात करें तो वो उसमें भी कुछ रुझान तब्दील होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कई मसाइल हो जाते हैं, काफ़ी आर्गूमेंट हो जाते हैं, लोग बदतमीज़ी करते हैं। देखिए अस्पताल में जो आता है वो खुशी से नहीं आता, वो बहुत परेशानी में आता है। तो सिर्फ नर्सेज नहीं, डॉक्टरों के साथ भी ये होता है। मगर उसको डील करने के लिए जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे और प्रोफेशनली बेहतर होंगे तो उसको हैंडल करने की भी आपको तरबियत ज़्यादा बेहतर दी जाएगी। तो बहुत अवेयरनेस आवाम में भी आएगी और हेल्थ केयर वालों में भी आएगी कि इस परेशानी का सबसे बेहतरीन अमल क्या हो सकता है। अच्छा, जैसे बेसिक कम्युनिकेशन की बात है, बात किस तरह समझाया जाए, कोई अगला परेशान है उसकी परेशानी को सुन के कैसे जवाब देना, ये सब तरबियत का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बिल्कुल वही बात करने जा रही थी जो कि आपने इसका जवाब दिया कि इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा तौर पे। मैं देखती हूँ अक्सर हॉस्पिटल्स में हम लोग विज़िट करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पेशेंट एक नर्स के साथ पेश आ रहे, वो तो एक रवैया हम देखते हैं, वो रवैया, वो परेशान होते हैं, लेकिन नर्सेज जिस तरीके से ट्रीट कर रही होती हैं पेशेंट को, जिस तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा किया जा रहा होता है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम ये देखते हैं कि मसाइल भी बहुत सारे हैं, जिस तरह से नर्सेज और हम पैरामेडिकल स्टाफ को देखते हैं, अक्सर हम एहतजाज भी उनका देखते हैं हो रहा होता है। मसाइल क्या हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के सामने नहीं आ सके हैं, जो कि इदारों के सामने आने चाहिए, वो भी बताइएगा हमें। देखिए मसाइल यही होंगे ना जो बेसिक हर शोबे का हिस्सा होते हैं कि आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं और कॉम्पनसेशन जिसको हम तनख्वाह या क्वालिटी ऑफ लाइफ की चीज़ें कहते हैं। तो दो तीन मेजर चीज़ें होती हैं कि तनख्वाह उतनी दी जाए जो मार्केट में कंपैटिबल हो, जो कंपेयर हो सके कि भाई एक इदारा इतना दे रहा है दूसरा इतना दे रहा है, या कम से कम इतनी लेवल ऑफ तनख्वाह हो जिससे एक बेसिक इंसान की एक अच्छी लेवल ऑफ ज़िंदगी निकल सके। एक कॉम्पनसेशन हो गया, एक करियर में आगे बढ़ना हो गया कि जिस तरह एक्सपीरियंस बढ़ रहा है या कोई बाहर से पढ़ के आया है या कोई ट्रेनिंग लेकर आया है, तो उस तरह की मौके फराहम करना प्रमोशन के और आगे बढ़ने के। और फिर पॉलिसीज़
जो एक इदारे में पॉलिसीज़ हो या गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की पॉलिसीज़ हो जिसको हम हरासमेंट या वर्क प्लेस सेफ्टी की पॉलिसीज़ बोलते हैं, अगर इन दो तीन चीज़ों पे काम किया जाए तो जब पॉलिसी और सिस्टम बन जाते हैं तो फिर आवाम भी अवेयर होती है कि भाई अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ आगे ये हो सकता है, और अगले को भी पता होता है कि भाई मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो मैं इस हद तक जाके जवाब दे सकता हूँ, बाकी मेरे पीछे मुझे लोग संभालने के लिए पॉलिसी के लिहाज से। बिल्कुल ठीक है। ये भी हमें बता दीजिएगा, यंग नर्सेज जो आपको सुन रही हैं, इस शोबे में आ चुकी हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो अपने करियर को किस तरीके से लेकर चलें? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपने करियर को प्रैक्टिकल और पढ़ाई दोनों में बैलेंस करना चलें। वो ये सोच के चलें कि ये खिदमत का जज्बा है, ये एक हेल्थ की तरफ आवाम के लिए खिदमत है, मगर ये उनकी अपनी भी करियर है, ये उनका अपना फ्यूचर भी है। तो 2-3 साल एक्सपीरियंस लें, फिर आगे पढ़ाई करें, फिर आए अपने मुल्क के सिस्टम में उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को बेहतर करें और फिर आगे पढ़ें। तो हर शोबे की तरह काम और पढ़ाई को वो साथ साथ लेके चलें और इससे अपनी ज़िंदगी को और आवाम की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। अच्छा, ये भी बताएगा कि नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता होने के लिए रुझान कितना देख रही हैं आप? कितने शौक से लोग इससे वाबस्ता होते हैं? वो मेल नर्स हैं या फिर फीमेल नर्स हैं? कितना रुझान देख रही हैं? मैं अब रुझान काफ़ी देख रही हूँ। मैं इस प्रोफेशन में तकरीबन 15-20 साल से काम कर रही हूँ और पहले मैं मानती हूँ कि रुझान बहुत कम था, बहुत लिमिटेड लोग इसमें आना चाहते थे, मगर अब बहुत तब्दीली है। तो जैसे बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि वो जिस तरह से आगे बढ़ने के ज़्यादा हैं, तो यंगस्टर्स में वो एनर्जी आ रही है कि हम हेल्थ केयर में जाके इस तरह सर्व कर सकते हैं जहाँ हमें उस लेवल की पहचान, उस लेवल की डिग्रीज और रिकग्निशन मिल सकती है। तो अब इसमें रुझान काफ़ी बढ़ गया है, बोथ मेन एंड वेमेन। जी ठीक है। कोरोना के दौरान हमने देखा कि पूरा हेल्थ सेक्टर बहुत मुश्किलात का शिकार रहा, नर्सेस सबसे आगे रही, अगर हम बात करें हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहीं। क्या मुश्किलात थी पाकिस्तानी नर्सेस को? जिस तरह से हमें इल्म है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वालों को भी इंटरनेशनली जो है एक्नॉलेज किया गया आप लोगों की जो आपने काम किया उस हवाले से। कितना अच्छा लगता है जब इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है। क्या पाकिस्तान में भी एक्नॉलेजमेंट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे कल इंटरनेशनल नर्सेज डे का हमारा एक इवेंट था खान यूनिवर्सिटी में, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर अजरा पीचू, उन लोगों ने बहुत हमें सराहा और अपनी वीडियो मैसेजेस हमें भिजवाए जो हमने वहाँ पे प्ले किए कि कितना वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि नर्सेस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है सिस्टम का और उनकी आगे बेहतरी के लिए कितनी हद तक काम होना चाहिए। तो मैं कहूँगी इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ अब चूँकि यहाँ शिफ्ट हो रही है सिस्टम, कोविड ने मौका दिया है नर्सेस को आगे आने का और लोग सराह रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद इंशाल्लाह आगे इसके लिए बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह। ठीक है। खैरुन्निसा उजानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे से आप बात कर रही थी अहम दिन है और हम लोगों की ज़िम्मेदारी यह है कि वो लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि कम से कम हम बहुत परेशान होते हैं जब अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन हम जो एहसास का दामन है, तमीज़ का दामन है, वो हाथ से ना छोड़ें और उनको इज्जत से जो है उनके साथ पेश आएं। बिल्कुल ऐसा ही है और हम अपने रवैयों को बेहतर करें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में हमजा हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे और कल की कॉल्स की बात करते हैं। बिल्कुल कॉल्स की बात कर लेते हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए हैं। वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल लेने से पहले आवाम से एक बार फिर कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की भी अपील की है। और कैसा लगता है कि जब आप ये देखें कि मुल्क का वज़ीर आज़म आपकी एक कॉल पर है? हाँ, और एक कॉल पर है और फिर आपसे जो सबसे पहली अपील है वो फिर कोरोना के हवाले से ही की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने से मुताल्लिक भी आप लोगों को खुशखबरी दी जाएगी और मुल्क में कानून की बालादस्ती से मुताल्लिक सवाल पर भी वज़ीर आज़म का कहना था कि तारीख़ में जो कौम ऊपर गई है वो कानून की बालादस्ती लेकर आए थे और हम स्टेटस को और माफिया से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। हमारी हुकूमत वो है जो किसी किस्म की मुदाखलत अदलिया के निज़ाम में नहीं करती। ये जो ताकतवर को कानून के नीचे लाना है ये एक जहाद है, मैं इसको जहाद समझता हूँ। ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा है। ये सारा जो माफिया बैठा है ये नहीं चाहेगा कानून की बालादस्ती आए।
वज़ीर आज़म ने जो मतलब के फ़ोन सुन रहे थे और आपकी कॉल्स थी, आपके मसाइल थे, उस पर बात कर रहे थे। एक फ़ोन कॉलर ने जो बात की थी कि जी कि आप अपनी वज़रा की जो टीम है उससे मुतमईन है, तो उन्होंने कहा कि जी कि सारे खिलाड़ी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, और हमने ये प्रैक्टिस होते हुए भी देखी है, जिसने काम नहीं किया उसको तब्दील कर दिया जाता है और वजारतें जो हैं वो तब्दील होती रही। हमने औकाड़ पछाड़ जो है वो हम देखते रहे इस तरह से। तो जो उन्होंने ये भी कहा कि कौम के साथ अगर खड़ी है कौम हमारे, तो माफिया से जीत कर दिखाऊंगा। वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक जैसे हमजा कहते उन्हें सवाल पर जवाब दे दिया कि ज़रूरी नहीं है कि टीम का हर खिलाड़ी अच्छा हो, सुपरस्टार हो, हर कोई वसीम अकरम तो नहीं हो सकता। तो यही उन्होंने बात की। खैर अभी आप किधर जा सकते हैं, एक ब्रेक पे जा सकते हैं, हम वापस आएंगे ब्रेक से। आपने खैर कहीं नहीं जाना है, हम वापस आ रहे हैं बस। बिल्कुल, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बहुत ही अहम मसला था कि हम बच्चों के हवाले से बहुत परेशान थे कि चलें 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद या 16 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि काम हो रहा था और एक और एज ब्रैकेट है जिसके लिए एक वैक्सीन अब मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है, वालिदैन के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। अमरीकी रेगुलेटर्स ने फाइज़र कंपनी की कोरोना वैक्सीन के 12 से 15 साल तक के बच्चों पर इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। 12 से 15 एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, इसकी इजाज़त दे दी गई है। वैक्सीन की मंजूरी हंगामी सूरत हाल के तहत दी गई है और ये फैसला नौजवानों को स्पेशली कोरोना वायरस से महफूज बनाने में मददगार साबित होगा। हाँ जी, खुराक और अद्वियात के मुतालिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़मन में जारी किए गए बयान में बताया कि वालिदैन को फ़िक्रमंद होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी तमाम दस्तयाब मालूमात की मुकम्मल छानबीन के बाद दी गई है। और हुकाम का ये भी कहना है कि 11 से 17 साल के बच्चों में कोरोना के 15 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो टीनेजर्स हैं, चलें वो तो अब वैक्सीन उनके लिए अब मौजूद है। उससे जो कम उम्र बच्चे हैं, 11 से नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए अभी तहकीकात जारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फाइज़र की वैक्सीन मुताद्दिद ममालिक में 16 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हाल ही में कनाडा में 12 साल के बच्चों पर इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। बच्चों में कोरोना वायरस की शरह बालिगों की निस्बत बहुत कम है। हुकाम का कहना है कि अगले मरहले में तहकीकात की जा रही है कि फ़ाइज़र की वैक्सीन 6 से 11 साल के बच्चों के लिए भी मौसर है या नहीं, इस पर भी तहकीक की जाए ताकि 6 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट जल्द से जल्द किया जा सके। ऐसा में नीचे आना ही होगा हमें। आपको पता है हर्ड इम्यूनिटी की जानिब बढ़ना है और फिर पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस का खात्मा हम चाहते हैं, तो इसके लिए ये रिसर्च होना, वैक्सीन अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद इमरान शरीफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। टीन एजर्स में आम तौर पर हम देख रहे हैं कि कोरोना की अलामात उस तरह से ज़ाहिर नहीं हो रही थी, कैरियर थे। अब हम फाइज़र की इस वैक्सीन के बाद ये समझें कि अब टीन एजर्स भी महफूज होंगे, वैक्सीन लगवा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसको हम EUA कहते हैं, जो अप्रैल 9 को US में अप्रूव हुई है फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन एज 12 to 15 ब्रैकेट, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है टीनेजर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो बच्चों की नशोनुमा के लिए स्कूल जाना उनका बहुत ज़रूरी है, और जब आप स्कूल बंद कर देते हैं और लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से उनके अंदर सोशल आइसोलेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये वैक्सीन जो है 100% इफ़ेक्टिव है, जो कि ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि कोई वैक्सीन भी इतनी इफ़ेक्टिव होगी। और बच्चों के अंदर इसका जो रिस्पॉन्स है, जो जिसको कहते हैं हम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, वो बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसके काफ़ी फ़वाइद होंगे। एक तो ये कि बच्चों के थ्रू जो वायरस स्प्रेड करते हैं लोगों में, वो कम हो जाएंगे। बच्चे जब एक्सपोज होते हैं, जिन लोगों को कैंसर या इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, तो बच्चे भी वैक्सीनेट होते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है हर तरह से, टीनेजर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए। और दूसरा, बच्चे अब ओपनली स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकेंगे। जैसे पाकिस्तान में तो क्रिकेट, फुटबॉल हो गई, यहाँ पर बास्केटबॉल हो गई, अमेरिकन फुटबॉल हो गई, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर इमरान, क्या फाइज़र के अलावा भी किसी वैक्सीन पर काम किया गया है कि वो भी तमाम उम्र के नौजवानों को लगाने की इजाज़त मिली है? किसी वैक्सीन के हवाले से काम हुआ है?
जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस पर काफ़ी 2-3 और कंपनीज हैं जो कि इसी सिलसिले में काम कर रही हैं। मॉडर्ना का जो रिपोर्ट है और उनकी जो रिसर्च का डेटा है वो पिछले अगले 2-3 हफ्ते में अवेलेबल होगा। तो मोस्ट लाइकली मॉडर्ना भी आपको पता है कि एडल्ट्स के अंदर 94% इफेक्टिव थी और अब तक हमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। तो विद इन आई थिंक जून के मिडल तक हमें मोस्ट लाइकली मॉडर्ना का डेटा भी आ जाएगा। मोस्ट लाइकली वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी इसकी मिल जाएगी। तो ये सारी बहुत अच्छी अलामात हैं। और जहाँ तक आप जो डिस्कस कर रहे थे इससे कम उम्र के बच्चों का, तो उसके ऊपर भी फाइजर ने रिसर्च शुरू कर दी। और जिस तरह एडल्ट में, टीनेजर्स में फाइजर ने इतना अमेजिंग काम किया है, मेरा ख्याल है कि वो एक्सपेक्टेशन यही है कि इसी साल के एंड तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, एज 7 से 11 ईयर्स तक। और इसमें एक चीज़ मैं अपने जो नाज़रीन हैं उनको कहूँगा कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि अब अगर आप वैक्सीन बच्चों को लगवाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं। जो चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए वो बड़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, फीवर, चिल्स, बॉडी एक, शोल्डर पेन। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो एक बहुत अच्छा सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है कि आगे जाके कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, जो अननोन है। और वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन है कि इस चीज़ का हमारे पास जवाब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा, आपने 6 से 11 के हवाले से भी एड्रेस कर लिया। अब नौमौलूद से लेकर 6 साल से कम उम्र तक जो बच्चे हैं उनके हवाले से कोई तहकीकात हो रही हैं या अभी हम उस मरहले में दाखिल नहीं हुए? जी हाँ, उस पर भी तहकीकात जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये हो ये रहा है कि ये कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बैचेस ले रहे हैं। एक छोटा ग्रुप लेते हैं, फिर उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, उसके बाद और नीचे जाते हैं, क्योंकि जो हाई एक्यूटी जिन लोगों को ये बीमारी बहुत शदीद होती है, वो एल्डरली होती है, फिर मिडिल एज, फिर यंगस्टर। अब वो टीनेजर में इस कोविड की जो शिद्दत है, अगर वो इन्फेक्शन होती है तो बहुत कम होती है, तो टीनेजर्स के ऊपर गए, अब वो उससे नीचे जाएंगे। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होती भी है तो ये जानलेवा नहीं होती, ये ऐसे होता है जैसे किसी को बुखार हो गया, फ्लू की तरह के सिम्टम्स हो गए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस एज की तरफ जा रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने कहा वो थी एक हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि अगर हम तो तमाम एडल्ट्स को वैक्सीन अगर हम लगा देते हैं हम तब भी हर्ड इम्यूनिटी रीच नहीं कर सकते। टीनेजर्स को इन्वॉल्व करना हर्ड इम्यूनिटी रीच करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीनेजर्स और ये जो यंगस्टर हैं ऑलमोस्ट 23% ऑफ द पॉपुलेशन है। और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, जो वेस्ट ममालिक हैं उसमें थोड़ा कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अमेरिका में मिलियंस की तादाद में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसका क्या इम्पैक्ट अभी तक आप देख रहे हैं? कोरोना क्या ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो इस वक्त अमेरिका में वैक्सीनेशन हो चुकी है वो है 116 मिलियन 2 डोजेस लग चुके हैं। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले एक आम हॉस्पिटल जो था, जो कि 400 से 500 बेड का होता है, उसमें तकरीबन 150 से 200 पेशेंट कोविड के होते थे। अब इस वैक्सीनेशन की वजह से उसका नंबर जो है वो 10 से कम हो गया है। यानी 1 से लेकर 10 तक पेशेंट, 1 से 10 या तो 4, 5, 6, 10 पेशेंट हैं हॉस्पिटल में। एक ज़माने में जिस वक्त ये पीक पर था वो था दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उस वक्त हमारे यहाँ कोई 150 से 200 कोविड के, और आईसीयूज़ जो थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे। उसमें तकरीबन 50 या 60 पेशेंट और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होते थे। और अब जो है मुश्किल से एक पेशेंट भी आईसीयू में आपको मिलता है। तो ये वैक्सीनेशन का बहुत मेजर इम्पैक्ट है। अब अमेरिका ने 35% वैक्सीनेशन कर दी, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो इस वक्त खाली 4.1% पॉपुलेशन दुनिया की जो है उसको वैक्सीनेशन मिला है। तो हमें जो ग्लोबली इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। और एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए है वो ये कि कोवैक्स ने 100,000 फाइजर की डोजेज अप्रूव की हैं, जो कि पाकिस्तान में अगले महीने मिल जाएंगे। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की कोवैक्स ने 2.5 मिलियन एलोकेट की हैं, जो कि जून तक मिल जाएंगे। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा और एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इमरान शरीफ, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे, और बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को वैक्सीनेट करें और हमें एक दूसरे को मनाना भी है इसमें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना कंसर्न्स होते हैं, हम लोग हेजिटेट
कर रहे होते हैं कुछ बातों की वजह से, लेकिन हमें एक दूसरे को मनाना है, कहना है कि जी नहीं वैक्सीन लगवानी है और इसके अलावा हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमजा। बच्चों का मामला जो है वो हर पेरेंट जो वो यही सोच रहा होता है कि हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेज रहे हैं, कहीं उनको अब्यूज़ ना किया जा रहा है, कहीं उनको सख्त उनके साथ रवैया ना इख्तियार किया जाए, टीचर्स जो हैं वो उनको प्यार से पढ़ाएं, प्यार से सिखाएं। तो सिंध काबीना में तालीमी इदारों के हवाले से बच्चों को जो सज़ाएँ देनी थी उसके ऊपर सज़ाओं से बचाने के लिए बिल मंजूर कर लिया गया है। सिंध काबीना में ये पेश किए गए बिल के तहत तालीमी इदारों में बच्चों को सज़ा देना जिस्मानी हो, ज़हनी हो या जज्बाती, ये नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा और इसे जुर्म कहा गया है। हाँ जी, और कानून के तहत बच्चों को जिनसी इस्तेसाल करने के खिलाफ भी सख्त सज़ा तजवीज़ की गई है। जो रूल्स हैं ये पास किए गए हैं, गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कानूनी एक्ट में तालीमी इदारों में मदारिस को भी शामिल किया गया, जबकि तमाम तालीमी इदारों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है वो कायम की जाएगी और इस हवाले से एक हेल्पलाइन जो है वो भी तश्कील होगी उसकी, और कमेटी में इदारे का सरबरा, रुकन इंतज़ामिया और वालिदैन के नुमाइंदों को भी शामिल कर लिया बिल्कुल ऐसा ही है। कमेटी सज़ा की शिकायत का जायज़ा लेकर और उसके बाद फिर केस पुलिस को भेजेगी और फिर महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी और इस अथॉरिटी में एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा 1121। ये हेल्पलाइन कायम की जाएगी जिसके तहत तालीमी इदारों से जो बच्चे हैं जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है वो ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, ये नेशनल असम्बली में जो है ये बिल पास हुआ था एक, और ये प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है उस हवाले से था, और अब जो रूल्स हैं वो सिंध काबीना ने भी जो है पास कर लिए हैं, मंजूर कर लिए हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पर बात करना सबसे ज़्यादा अहम है। तो हम माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध काबीना ने भी ये जो रूल्स हैं इनको पास कर लिया है, हमने नेशनल असम्बली में भी ये बिल पास होता हुआ देखा था, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में ये समझना कि एक तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है थोड़ा सा कि एक यूएन कन्वेंशन पास हुई थी ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 के अंदर, और पाकिस्तान ने बड़ा अर्ली इसको इंक्लूडिंग आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड 1990 में पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई कर लिया था। तो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बहुत बेसिक डेफिनेशन इस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कन्वेंशन में दी गई है वो ये है कि किसी भी किस्म की फ़िज़िकल वायलेंस आप बच्चे के ऊपर यूज़ करें, फ़िज़िकल फोर्स यूज़ करें जिसकी वजह से उसे कोई पेन या डिस्कम्फर्ट, चाहे वो लाइट हो चाहे सीवियर हो, वो आप उस पर इन्फ्लिक्ट करें। अब वो ओवर टाइम उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी एक्सपैंड कर ली गई है और उसके अंदर नॉन फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जैसे साइकोलॉजिकल, अगर आप कोई उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं डैमेज, थ्रेटन करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, ये सारा कुछ अब उसके अंदर उस डेफिनेशन के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसका ये ज़ाहिर है इंटरनेशनल बैकग्राउंड है कि जो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उसके अंदर इसका ओरिजिन है। फिर 2001 में जनीवा में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था ग्लोबल, जो बेसिकली ये था कि बैनिंग ऑल या प्रोहिबिटिंग ऑल कॉर्पोरल पनिशमेंट। और उसके अंदर देखें हमारे यहाँ तो एक बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन यूज़ होती है ना कि स्कूलों के अंदर या मदरसों के अंदर असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को फिज़िकल किसी किस्म के वायलेंस का शिकार ना करें या किसी किस्म के इमोशनल वायलेंस का शिकार ना करें। लेकिन अगर आप देखें तो ग्लोबली इसकी बड़ी एक, जिसको अब पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहा है, एक बड़ी इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन है और उसके अंदर 6-7 डिफरेंट कैटेगरीज या सेटिंग्स आती हैं जिसके अंदर कॉर्पोरल पनिशमेंट मना होनी चाहिए। जैसे कि घर की सेटिंग, घर में भी आप किसी किस्म का वर्बल या फिजिकल वायलेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल कन्वेंशन। उसके अलावा आप स्कूल सेटिंग्स के अंदर प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, मदरसास में नहीं कर सकते। उसके अलावा आप डे केयर्स में नहीं कर सकते, आप फॉस्टर केयर ऑर्फनेजेस में नहीं कर सकते, आप पीनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे जुवेनाइल्स को रखा जाता है किसी क्राइम के बाद उसमें नहीं कर सकते। और फिर उसके अलावा एज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम के लिए आपको प्रोहिबिट करना है, इसको बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें, जैसे आपने कहा कि नेशनल असेंबली के अंदर ये फेब में दिस ईयर बड़े सालों की मेरे ख्याल में मेहनत के बाद इवेंचुअली नेशनल असेंबली से तो पास कर लिया गया है। अच्छा, अब आपको पता है कि लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि फेडरल अगर गवर्नमेंट ने इसको पास कर लिया तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क पे इसका इतलाक हो गया। हर सूबे को अपनी लेजिस्लेशन करनी है। जैसे कि सिंध ने अपनी लेजिस्लेशन 2017 में कर ली थी, रूल्स ऑफ बिजनेस अब बनाए हैं। असेंबली ने यहाँ पर इस्लामाबाद में इसको पास कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सेनेट के अंदर ये सबमिट नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नमेंट की शायद ये वही बात है कि अपोजिशन की, क्योंकि
मेंबर ने इसको टेबल किया था, तो इस अभी गवर्नमेंट ने उसको एज सच प्रायोरिटी के तौर पर उसको सेनेट के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये उस किस्म का मामला है कि बच्चे सबके हम लोग इस तरह के कवानीन लेकर आते हैं, जैसे कि ये भी एक कानून जो है वो एक्ट लेकर आए, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि पहले माशरती इखलाकी तरबियत भी होना बहुत ज़रूरी है, हमें शाऊर, हमें आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि ये गलत है, बच्चों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लेजिस्लेशन तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ना कि आपने इसको इवेंचुअली अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेकर आना है कि अगर कोई जानते बूझते हुए ऐसी हरकत कर बैठता है तो उसकी कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये इस किस्म की चीज़ें देखिए हमारे पास तो कल्चरली बड़ा एक्सेप्टेबल है ना कि चलते फिरते बच्चे के सर पे यूं चपेट मार दी घर में गुजरते हुए, या ये कि ये समझा कि उस्ताद तो रूहानी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। तो ये कि अगर थोड़ा बहुत तरबियत के लिए, जैसे अभी तक हमारे पीनल कोड के अंदर ये था कि अगर आप बच्चे की तरबियत के लिए बहुत छोटी मोटी कोई मारधार कर भी देते हैं टीचर या पेरेंट्स, तो इट्स ओके। अब ये जो हमारी नेशनल असेंबली के अंदर जो बिल प्रेजेंट किया गया है उसके अंदर वो चीज़ भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि जो पीनल कोड के अंदर प्रोविज़न थी वो भी आप ख़त्म करें और इसको इलीगल करार दें। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए नॉलेज अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, और उसके बाद एक वो थोड़ा एटीट्यूडनल चेंज के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी, पेरेंट्स के साथ भी अवेयरनेस सेशंस ये बहुत ज़रूरी हैं किसी किस्म की तब्दीली लाने के लिए। ठीक है डॉक्टर आयशा, हमें ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि एक तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पनिशमेंट जो है इसको रोक दिया जाए, किसी तरह से लोगों को समझाया भी जाए, लेकिन क्या कोई दूसरा ग्रुप भी मौजूद है जो इसके खिलाफ भी हो पाकिस्तान के अंदर कि नहीं बच्चे तो सीखते ही मार से हैं, बच्चों को अगर मारेंगे नहीं तो वो सीधे कैसे होंगे? मेरे ख्याल में अगर बस सिर्फ पॉलिटिकली इनकरेक्ट अगर कोई नहीं होना चाह रहा होगा तो वो फिर कहेगा कि हाँ नहीं जी ये बिल्कुल इलीगल होना चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनफॉर्मली आप जितने मर्जी पढ़े लिखे लोगों से बात करें या ऐसे लोगों से बात करें जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मैंने पाकिस्तान में कल्चरली ये चीज़ देखी है कि छोटा मोटा वायलेंस, छोटी मोटी फिजिकल पनिशमेंट को बुरा नहीं समझा जाता। समझा जाता है कि ये बच्चे की डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। जो बात समझने वाली है पेरेंट्स के लिए खास तौर पे यहाँ पे, क्योंकि देखिए पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चे का कोई अच्छा नहीं चाह सकता ना, कि अगर आप घर के अंदर कोई छोटा मोटा आपका ख्याल है कि बच्चे को हल्का फुल्का मार दिया या उसकी बेइज्जती कर दी तो शायद उसका कोई बिहेवियर इससे अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट स्टडीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि इससे कॉन्ट्ररी बात करती हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि आपका बच्चा अगर आप उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट या फिजिकल वायलेंस का शिकार करेंगे तो बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ देगा, बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज पैदा हो जाएंगे, बच्चे के अंदर इमोशनल इश्यूज पैदा हो जाएंगे, और ये उसके अडल्टहुड में भी जाके ये चीज़ें उसके अपने जो आगे फ्यूचर के रिलेशनशिप्स होंगे उसके अंदर भी नज़र आ सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी दुनिया में हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें ये नज़र आता है कि जब स्कूल के अंदर तशद्दुद का बच्चे शिकार होते हैं तो बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस मुतासर होती है, बच्चों के अंदर सुइसाइडल थॉट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, और ये ज़रूरी नहीं वो आपसे शेयर करें, ये वो अंदर फैसलासाजी की जो हिस्सा उस हवाले से भी हम स्टडीज देखते हैं कि वो आता है कि बच्चा फैसला करते हैं, बच्चा कल को शायद कोई फैसला ही नहीं बड़ा कर सकेगा, उसमें परेशान रहेगा। लेकिन अभी तो हम नेशनल असेंबली से बिल पास करवा चुके, ये रूल्स ऑफ बिजनेस बन के सिंध के अंदर, चलें सेनेट का मामला भी नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं वो भी हो जाएगा। पाकिस्तान में कवानीन बन जाते हैं डॉक्टर आयशा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें वहाँ पर अभी तक तो तालीमी इदारों में हम मेयारी तालीम को इंश्योर नहीं कर सके, यकीनी नहीं बना सके। इसको कैसे यकीनी बनाएंगे? उसके लिए हमें कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी होगी? अच्छा, ये बड़ा बहुत मुश्किल काम होगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि अच्छा बाय द वे ये मैं पढ़ रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये एक्ट 2016-17 में पास किया जा चुका है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक वहाँ पर भी नहीं हुई। अब आप सिंध का केस देख लेना कि 4-5 साल से एक्ट बना हुआ है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको क्या पता, ये हेल्पलाइन अभी बन गई एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। आप यकीन करें कि एक्ट्स बहुत किस्मों के हमारे बने हुए हैं और तालीमी इदारों के हवालों से भी बने हुए हैं, देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन अराउंड इट। और अगर आप फर्ज करें रूल्स ऑफ बिजनेस भी बना देते हैं, वो अवेयरनेस पहुंचाना लोगों तक कि भाई ये हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है, आप इसको इस्तेमाल भी करें, ये एक बहुत बड़ी, ये एक उस तरह का मामला है जिसके अंदर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर मोबिलाइज करना लोगों को, टीचर्स की ट्रेनिंग करना एटसेट्रा, ये बड़ा ओवर डेकेड्स आप कह लें कि ये चेंज आपको कोई नज़र आएगी, अनलेस के हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है ना कि आपके वायलेंस के वाक़यात वो सामने आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि
इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर फ़र्ज़ करें, हमने ये पिछले दिनों बहुत न्यूज़ सुनी है कि किसी मेड को, किसी बच्ची को जो घर में हेल्प के लिए रखा गया है, उसको इतना मारा कि वो जान से चली गई, या इतना मारा कि वो आपने फिजिकल अब्यूज़ उसकी जिस्म पे नज़र आ रही है। तो इस किस्म के केसेस तो सामने हो जाएंगे और शायद पीनलाइज भी हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो इससे जो कम दर्जे के केसेस हैं वो तो मुश्किल से ही सामने आएंगे, क्योंकि अवेयरनेस ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने पहले चेंज, एक एटीट्यूडल, एक नॉलेज शिफ्ट लोगों के अंदर लेकर आना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा रज़ा की बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान साहब बनी बहुत अहम मौजू है और इस हवाले से हमें समझने की सबसे पहले ज़रूरत है कि बच्चे को वो जो कह रही थी चलते फिरते मार लेना, तो हम कुछ समझते नहीं है, तो हम मजाक कर रहे हैं बच्चे के साथ। ऐसा ही है। और इससे हम लोग पहले भी एक रिसर्च भी लेकर आए थे जिसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया कि आप बच्चे को जब मारते हैं या फिर उसको शाउट करते हैं उसके ऊपर, तो उसकी जो जहनी तरबियत होनी है या फिर नशोनुमा होनी है वो किसी हद तक रुक जाती है। बच्चा जो है वो उस तरीके से डिसीजन उसकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पाती है। तो आप बच्चे के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें ताकि बच्चा जो है वो अपने आने वाली ज़िंदगी जो है ना उसमें भी जो आपकी डांट डपट है या मार है उस पर असरअंदाज और कल को अपने बच्चों के साथ भी वही रवैया ना रखे कि जो आपने उसके साथ रखा था। चलें हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको बिना कोई बात किए मिलवाएंगे एक बाहिम्मत खातून से जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया और हार नहीं मानी है। मुसलसल मेहनत और अज़्म व हिम्मत से कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली ये खातून हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। ज़िला जैकबाबाद से ताल्लुक़ है इनका और इनका नाम है मनीषा रुपीता, जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके पहली हिंदू खातून DSP बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। अब तो उन्होंने कहा है कि जी कि हम कोई बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आप कोई बात नहीं करते हैं, फिर उनसे मुलाकात करवाते हैं। DSP साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि ये ख्याल बचपन से ही था कि मैंने DSP बन जाना है और जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने जो है पास होकर लोगों को बताना है कि मैं एक अच्छी जो है थानेदार नहीं बन सके? जी देखें, सबसे पहले तो ये मैं दावा नहीं करूँगी कि ये बचपन से था, लेकिन ये जो जुनून था कि ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है कि हमें सिर्फ वुमेन्स फ्रेंडली प्रोफेशन चूज़ करने हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो एक मिथ प्रिवेल करता है कि हम लोगों ने प्रोफेशंस को भी लेबल किया हुआ है कि दिस इज़ मेंस प्रोफेशन, दिस इज़ वुमेन्स प्रोफेशन। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे चैलेंजिंग प्रोफेशंस जैसे कि पुलिस है, पुलिस को हम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, तो अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आती है पुलिस में, तो हम ये मिथ्स ब्रेक करेंगे और ये स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक करेंगे कि दिस इज़ वुमेन्स जॉब एंड दिस इज़ मेंस जॉब। अच्छा मनीषा, ये बहुत ही आई थिंक यही मुझे जो मिथ था वो ब्रेक करना था। जी, ये बड़ा ही मुश्किल टास्क था। आप यहाँ तक पहुँची और कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी, और फिर ये भी बताइएगा कि जैसे कि हर जो घर है, फैमिली है, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि बेटियाँ जो हैं प्रोफेसर बन जाएं, टीचिंग कर लें, डॉक्टर बन जाएं, तो आपको भी क्या फैमिली ने यही कहा था या फिर फैमिली ने सपोर्ट किया था? जी, सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो बेसिक डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन भी मेडिकल से ही है। तो इट वाज लाइक कि और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे सारे सिबलिंग्स डॉक्टर्स हैं, तो मुझे भी स्टेटस को फॉलो करने के लिए कहा गया, बट आई वाज ऑलवेज़ कमिटेड कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट होती है तो आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। एंड इस मेरे डिसीजन में माई फैमिली वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। और मुश्किलात की जहाँ तक बात है कि आई बेसिकली बिलोंग टू जैकबाबाद, जहाँ पे रूरल एरियाज़ में आपको पता है कि एजुकेशन को, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बैरियर्स होते हैं। एंड आई डोंट रिमेंबर माई एनी स्कूल फ्रेंड रीचिंग टू द सेकेंडरी लेवल। तो मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि आई गॉट माई प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, and then I also got a chance to join civil services with the inspiration and support of my family। तो इन सारी स्ट्रगल्स को एज अ गर्ल आपको जो भी बैरियर सामने करने पड़ते हैं, आई ओवरकेम दोज हर्डल्स विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली।
और मुझे लगता है कि हम जो हमेशा बात करते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बैरियर्स हैं, तो सबसे जो बड़ा बैरियर है वो कल्चर है। हमारे पास कल्चरल बैरियर है, जो हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि लड़कियों को तालीम ना दी जाए और उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, या फिर कोई भी सॉफ्ट प्रोफेशन जैसे टीचिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, मेडिकल हो गया, इस तरह के प्रोफेशंस उनसे ऑप्ट करवाना चाहिए। एंड दिस इज़ लाइक अ डू और डाई सिचुएशन। मैं उस सिचुएशन से बाहर लाना चाहती हूँ लड़कियों को कि देयर इज़ नो डू और डाई सिचुएशन, यू शुड गो फॉर एनी प्रोफेशन यू वांट। क्या बात है। मनीषा, हमें ये भी बताएं कि क्या यहीं तक सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना था और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत डीएसपी लग गई, क्या सीएसएस के प्लान्स भी हैं आपके शामिल हैं? क्या पुलिस में आ गई, बस ख़त्म हो गया, अब मैंने यहाँ पर मुआशरे को ठीक करना है, जो लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते उनको भी सीधा करना है? जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्काई इज़ द लिमिट जैसे हम कहते हैं। तो आई डू हैव माई प्लान्स, और मुझे लगता है कि हमें हमेशा करियर लेडर पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अगर इफ़ आई एम नॉट ग्रोइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स आई एम डूइंग नथिंग। तो आई डू हैव सम प्लान्स एंड आई थिंक फिर मैं एक्शन ओरिएंटेड होके यकीन रखती हूँ कि आई विल डू एंड शो थिंग्स इन एक्शन। तो आई विल ट्राई फॉर बेटर एंड बेटर करियर ऑप्शंस, जिसमें मैं ज़्यादा इम्पावर्ड पोजीशन में आ सकूँ टू सर्व पीपल। अच्छा मनीषा, आप जैकबाबाद की दीगर लड़कियों के लिए भी रोल मॉडल हैं, रूरल एरियाज़ में से जो बिलोंग करती हैं लड़कियां, जहां पर एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है बच्चियों के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको कि कितना मुश्किल है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है इन मुश्किलात को क्रॉस करते हुए? मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी, ये जो अपना मेरा पैगाम है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। क्या बात। तो हम अगर कोशिश करते हैं और एनीथिंग, मुझे लगता है आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं और आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मुझे लगता है कि अब मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं ना सिर्फ छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, छोटे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम हर बैरियर तोड़ के अपने लाइफ में जो भी गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि बिलीव इन यूर सेल्फ एंड डू नॉट गिव अप ऑन यूर सेल्फ। और हमें लड़कियों को एज एन इंडिविजुअल देखना चाहिए और हर इंडिविजुअल को अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में, अपनी फैमिली के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम सब मिलके कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मुझे लगता है उसी इक्वल कंट्रीब्यूशन की जो आपका पैशन है वो लेके अगर आप कोशिश करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है। ये संजीदा बातें तो होगी, अब लाइटर नोट पे ज़रा आ जाते हैं। आपके जो बहन भाई हैं वो डॉक्टर्स हैं और आप माशाल्लाह से डीएसपी लग गई हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग का भी आगाज़ हो जाएगा, फिर आपको कहीं पर जो है ज़िम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी। तो कुछ घर वालों को, बहन भाइयों के ऊपर रोब जमाना भी आपने शुरू किया कि सीधे हो जाओ तुम सब अब? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ अपनी फैमिली में, और उनका यही है कि जब भी मैं उनको कहती हूँ कि अब मैं डीएसपी लग गई हूँ तो वो कहते हैं सुपर डीएसपी हम ही है। एंड बिकॉज दे हैव बीन इंस्पायरेशनल फिगर्स फॉर मी। तो उनका और मेरी अम्मी कहती हैं कि वो सुपर डीएसपी इसीलिए हैं कि शी इज़ बिहाइंड ऑल माई स्ट्रगल, और हमेशा वही रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि तरक्की के पीछे जो है वो माँ बाप का बहुत हाथ होता है बच्चों की। क्या समझती हैं कि लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए? ये फील्ड लड़कियों के लिए कितनी जो है वो अच्छी है? क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जी देखिए, ये मैं बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जिस माशरे में विक्टिम्स औरतें हों, प्रोटेक्टर्स भी औरतें ही होनी चाहिए। और हमने देखा है कि हमारे माशरे में कितने ज़्यादा जेंडर क्राइम्स होते हैं लेकिन वो अनरिपोर्टेड जाते हैं। वो अनरिपोर्टेड इसीलिए जाते हैं कि बिकॉज वी डू नॉट हैव फीमेल्स फिगर्स इन पुलिस डिपार्टमेंट। और अगर आपकी कॉमन वुमन को, जो विमेन इन डिस्ट्रेस हैं, उनको एक्सेस नहीं होगी पुलिस स्टेशंस को,
तो वी कैन नॉट सॉल्व दीज क्राइम्स। और अगर हमारे पास हम जितना ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को जेंडर इंक्लूसिव बनाएंगे, वुमेन फ्रेंडली बनाएंगे, और वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें आएंगी। तो मुझे लगता है फिर हमारी जो औरतें हैं वो विक्टिम्स नहीं, सर्वाइवर्स बनेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे बन का हिस्सा बनी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जो आपकी सोच है कि लड़कियों की तालीम के ऊपर तवज्जो दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पैगाम जो आप पहुंचा रही हैं ये बहुत खैर का पैगाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हर फील्ड में लड़कियां अपना लोहा मनवा रही हैं, वो फिर चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह पे लड़कियां जो हैं वो इस वक्त अपने आप को मनवा। यहाँ पर एक ख़बर शामिल कर लेते हैं। असद उमर साहब ने ट्वीट की है, जो कि बड़ी अहम ट्वीट है, और वो एक बड़ी अच्छी खबर है, वो हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं यहाँ पर, कि 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होने जा रहा है। यानी कि जो 40 साल से ज़ायद उम्र तक के लोग सिर्फ वैक्सीन लगवा सकते थे, 16 मई से 30 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो हैं, ये जो एज ब्रैकेट है 30 से 40 साल के दरमियान, ये लोग भी रजिस्टर करवा सकेंगे। और ईद के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन का तो आगाज़ होने ही जा रहा है, साथ ही वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवाएं, क्योंकि 16 मई से आप भी इस एज ब्रैकेट में अगर आ रहे हैं तो आपकी वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा। हम भी जैसे ही इस एज ब्रैकेट में हम आएंगे, हमारी एज ब्रैकेट मतलब हमजा, मैं अभी तो एटलीस्ट 30 से ऊपर नहीं गई हूँ, हमजा का मुझे पता नहीं है। ये सब कुछ पता लग जाएगा, सबका पता लगेगा। ये जो छुपा के उम्रें बैठे हुए हैं ना, इन सारों का आहिस्ता आहिस्ता पता लगना हमें शुरू हो जाएगा, कि जो लोग मानने को ही तैयार नहीं हैं कि जी कि हम मतलब कि मसला है 25 से जब आप 30 के दरमियान आ रहे होते हैं ना, तो आप मानने को तैयार नहीं होते कि मेरी उम्र ज़्यादा मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं हमजा, लेकिन मैं अभी तक इस एज ब्रैकेट में नहीं आई हूं। अच्छा चलें, इस बात को छोड़ते हैं। लेकिन 30 से 40 साल की उम्र की जब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में इस उम्र के लोग मौजूद हैं, और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप लोगों ने जल्दी से वैक्सीनेट खुद को करवाना है, और आप जितना जल्दी रजिस्टर करवाएंगे भाई, उतनी जल्दी आपकी बारी आएगी, उतनी जल्दी आप महफूज होंगे, आपके घर वाले महफूज होंगे। तो देर बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी ट्वीट किया असद उमर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इस वक्त मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हम बार बार कह चुके हैं कि कोई सी भी वैक्सीन है, पहुंचें और वैक्सीनेट हो जाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज की ज़रूरत है, कल की ज़रूरत है, और परसों के लिए तो हमें टेंशन है। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरत है। माह मुक़द्दस जो है वो अपनी तमाम तर रहमतों के साथ, रानाइयों के साथ इस वक्त जो है वो रुखसत होने को है। ईद की आमद है, जिसकी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ख़वातीन जो घरों में रहते हुए तैयारियाँ हो रही हैं। ख़वातीन जो हैं वो मलबूसात के साथ साथ ज्वेलरी के अलावा अपने चेहरे के निखार की बड़ी उन्हें फ़िक्र सता रही है कि कैसे खूबसूरत लगा जाए, दिलकश लगा जाए, हसीन लगा जाए। सबसे बड़ी परेशानी तो इस वक्त ख़वातीन के लिए यही है। बिल्कुल यही है, क्योंकि उन्होंने किचन में काम भी करना होता है। मर्दों ने ऐसे काम नहीं करने होते, उन्हें क्या पता कि कोई काम ही नहीं है भाई, ज़रूरत ही नहीं है मर्दों की। मर्दों को काम बहुत है, लेकिन किचन में खड़े होकर काम करना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल गर्मियों में वो भी आपकी स्किन जो है वो झुलस जाती है। भाई आप लोगों को क्या पता हो कि कितनी मुश्किलात तो इस दुनिया में रहते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन खैर, ईद पर चेहरे की रौनक को कैसे बरकरार रखा जाए, सवाल तो ये है। और आज और कल का दिन हमारे पास है। उम्मीद तो यही है कि कल जो है रोज़ा होगा, तो सिर्फ ये 2 दिन है, और घर में रहते हुए, क्योंकि सब कुछ तो बंद है, हम क्या कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम ये कर सकते हैं कि हम घर पे रहते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, और हमें बाहर जाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम तब्दील होता है, ये हर साल ही होता है। अगर आप इस साल सैलून में नहीं जाएंगे, घर पर रहते हुए अपनी खूबसूरती को निखारने की कोशिश करेंगे। खूबसूरती वही है जो ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है, या थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, जिल्द को मज़ीद नरम व मुलायम बनाने की ज़रूरत होती है। तो वो आप घरों पे रहते हुए भी आप कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे अपने एक्सपर्ट से पूछ के, जो कि हमारे साथ ही इस प्रोग्राम में। हम ग़िज़ा क्या खाएं दिनों के अंदर, क्या हम 2 दिनों के अंदर इतना पानी का इस्तेमाल कर लें कि हमें थोड़ी सी अपनी स्किन जो है वो बेहतर लग रही हो। तो यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत हैं। यमुना अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन है हमारे पास, बल्कि 2 भी पूरे नहीं रह गए हैं। आप देखें अभी तो कुछ लोग सो रहे हैं, जो लोग जाग रहे हैं वो परेशान है। अब क्या करें, ये 2 दिनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कोई जादू की छड़ी है हमारे पास? जादू की छड़ी ये है कि हाइड्रेशन, सबसे बड़ी जादू की छड़ी ये है कि पानी की जो कमी जिसम में हो जाती है, हमारे देखे रोजे गर्मियों के आते हैं, फिर ख़वातीन की जैसे आपने बात की, वाकई मर्द उस भट्टी को नहीं जानते जिसका नाम किचन है, इसमें जाना पड़ता है, पूरा दिन रोजा रखने के बाद इस भट्टी में जाना पड़ता है। और उसके बाद हमने पहले ही देखे इतना थोड़ा टाइम होता है कि आप खाएं पिएं इफ्तार से सहर के बीच हमारे,
और उसमें पानी भी मैनेज करना होता उसमें आपने सॉलिड फूड भी मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे इम्बैलेंस थोड़ा सा हो जाता है। और बाकी इतने 30 रोज़े गुजारने के बाद उसके बाद पानी तो इम्बैलेंस होता ही है, फिर किचन में जाना होता है। किचन में जाने से नमकियात का अखराज ख़वातीन के जिस्म से स्पेशली ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्द हजरात ने अगर देखें किचन में नहीं बैठना, उन्होंने ऑफिस में जाके डेस्क जॉब है, AC लगा हुआ है, तो हमने वो जो 2 घंटे काम करना, उससे क्या होता है जब आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता है, किसी भी तरह से पानी निकल सकता है। आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं, किसी ना किसी कोई ऐसा ज़रिया है दिन के अंदर जिससे आप पानी पी कम रहे हैं पर आपकी बॉडी से खराज ज़्यादा हो रहा है, उससे हमारी स्किन जो है वो डल हो जाती है। बहुत से पेशेंट्स में ऐसे जिन्होंने ये चीज़ कंप्लेन किया कि हाँ पूरा रमज़ान बड़ा अच्छा खाया पिया पर स्किन क्यों डल हो गई है, बिकॉज स्किन डल होने का ताल्लुक सबसे पहले हाइड्रेशन से। अगर आपने पानी अच्छा नहीं पिया तो प्रॉब्लम होगी। अब देखें ये जो टाइम है ना हमारा, जिस टाइम पे भी हमारा रमज़ान आता है, इसमें अगर रोज़े लंबे हैं, गर्मियों के हैं, पर हमें फल बड़े अच्छे मैसर हैं। आप फल देखें रिच ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी का ख़वातीन सबको पता है कि विटामिन सी बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर स्किन। इसकी तो अलग-अलग सेपरेट सीरम्स मिलना शुरू हो गए हैं, बिकॉज इसकी जितनी रिसर्च बढ़ती जा रही है पता चल रहा है कि बहुत अच्छा है स्किन के लिए। हमें जो स्किन की जो कहते हैं फ्रेशनेस चाहिए होती है, तवाना रहे स्किन और रिंकल्स ना पड़े और एजिंग प्रोसेस स्लो हो, विटामिन सी इज़ फॉर दैट। अच्छा, इस वक्त जो हमारे फ्रूट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, उनमें से कौन कौन से फ्रूट्स हमें लेने चाहिए, ज़रा देखने वालों को ये भी बता दें, क्योंकि वो लोग बस फ्रूट अब ख़रीदने निकलने लगे होंगे कि भाई यहाँ ऑर्डर करने वाले होंगे कि फ्रूट किसी तरीके से घर पे अवेलेबल हो जाए हमें, ताकि हम जो ईद के दिन है ना हम फ्रेश नज़र आएँ। वैसे एक दिन में होना तो कुछ नहीं है, लेकिन बेहतर हो सकता है। देखिए रोज़ों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखी है मैंने, बहुत कॉमन है कि आप बिल्कुल डल हो जाता है आपका कम्प्लेक्शन। तो कम्प्लेक्शन डल होने का मतलब ये नहीं कि आप काले हो गए हैं या रिंकली स्किन हो जाती है। जैसे जैसे वो देखिए सुकड़ जाएगी जब कोई चीज़ तो उसके ऊपर रिंकल ज़्यादा आपका पेयर होता है। हाइड्रेशन जब होती है आपका, जब पानी की कमी नहीं है जिस्म के अंदर, तो उतनी फ्रेश नज़र आएगी। देखिए सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है ऐसे वो हजरात जिनको आखिरी अशरे में आके लगना शुरू हुआ है कि वीकनेस भी हो रही है अगर उनको, तो आपने तो पहला काम ये करना है, खैर सिर्फ हमने ईद के 2 दिन के अलावा बाकी भी आगे फोकस करना चाहिए हमें, कि अगर आपका ये इशू हुआ है कि आपको वीकनेस का एलिमेंट एक आना शुरू हुआ है आखिरी अशरे में, तो कोई एक मल्टीविटामिन थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर लें। क्योंकि बहरहाल कितना मर्जी मैनेज करने की कोशिश करें ना, इम्बैलेंस डाइट हो जाती है कहीं ना कहीं। कभी आप भी अच्छा खाना चाह रहे हैं, भूख नहीं लग रही, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। मल्टीविटामिन्स भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका इशू क्या है, किस मसले, क्योंकि देखिए समटाइम्स बॉडी के अंदर कोई एक आध इशू भी चल रहा होता है, कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर से आयरन की कमी है और आप कैल्शियम की मेडिसिन ले रहे हैं, या आप कैल्शियम और आयरन इकट्ठे साथ ले रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप आयरन फॉर एग्जांपल है, आपका अगर आयरन कम है, चलें सुर्खी की बात करते हैं, चेहरे पर सुर्खी किस खातून को पसंद नहीं होती है, पर टिंट्स मिलते हैं वही सुर्खी माइल रंगत करने के लिए, तो वो किस चीज़ से होती है? आयरन जिसकी बॉडी में अच्छा, खून अच्छा है, एक प्रॉपर मकदार में मौजूद है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी टिंट्स वगैरह लगाने की। नेचुरल ब्लश ऑन है हमारा तो आयरन स्किन के लिए। तो बहुत सी ख़वातीन और बच्चियाँ आयरन डेफिशिएंट होती हैं और पता ही नहीं होता, चेक करवाने आते हैं, सिम्टम्स देखे जाते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मदर आई है और बता रही है कि बच्चे को सोई रहती है, चेहरा डल हो गया, इसका डाइट भी ठीक ऑलमोस्ट पता करें तो आप ठीक होती है। क्यों? आयरन की कमी होती है, बिकॉज आयरन का ताल्लुक अच्छी खुराक से कम और आयरन वाले फूड आप ले रहे हैं कि नहीं उससे ज़्यादा। कौन से फूड हैं वो? कौन से फूड हैं, ये बड़ा मज़े का सवाल है। मैं अक्सर ना ये चीज़ नाज़रीन पर छोड़ती होती हूँ कि जब मैं जैसे जैसे हमें बात करें, आप लोग ये तो अपने माइंड में दोहराएं एक लिस्ट कि आपको क्या लगता है आयरन किन फूड्स में है। हम नॉर्मली कहते हैं जी सेब के अंदर बड़ा अच्छा आयरन है, उसके अलावा हम कहते हैं पालक के अंदर अच्छा आयरन है। होता ये है जो एनिमल सोर्सेज है ना, जो हमें मिलता है आयरन मीट से, मटन से, वो मटन से, रेड मीट से, बीफ से जो हमें आयरन मिलता है, बॉडी सबसे अच्छा उसको इस्तेमाल कर पाती है। ठीक है, जो हमारा पालक है, फॉर एग्जांपल आप आयरन डेफिशिएंट है, कितना पालक खा लेंगे आप? बच्चों को आप खिला के दिखाएं पालक, दो दिन बाद, हाँ पोपॉय तो रहने है नहीं कि पूरा दिन पालक खा ले। अब तो वो कार्टून भी नहीं आते, बचपन में तो हम थोड़े उसी की इंस्पिरेशन में देख लेते थे, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं पोपॉय कौन है। तो आप नहीं खा सकते, पहली बात आप खा नहीं सकते, दूसरा उसका जो आयरन है बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं अच्छा कर पाती, अपना हिस्सा नहीं बना पाती, खून तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी खैर एक लंबी साइंस है। तो इन शॉर्ट आपने रेड मीट देना करना बच्चों को। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, मदर अच्छा एक और बड़ा मिस्टेक हो रहा होता है, या बच्चे कह रहे हो तो रेड मीट खाना नहीं है, या खाते हैं तो मदर थोड़ा ध्यान रख पाते, वो शोरबे से लगा के खा के साइड पे हो गए। यू नीड बोटी चाहिए बॉडी को। फिर
जब आप आयरन का कोई भी फूड सोर्स लेते हैं उसके साथ विटामिन सी ज़रूर साथ रखें। अब विटामिन सी वाले फल इतने हैं, और कुछ ना भी मिले ना तो नींबू पानी बना के रख लें साथ। अच्छा। और बच्चों को अगर वो सालन नहीं खा पा रहे, खाली आप नॉर्मल उसको अगर आप मटन को बॉयल भी कर दें, नमकीन गोश्त की तरह से बनाते हैं, अगर आप बॉयल भी कर दें वो भी बच्चे खा लेते हैं, थोड़ा उसका फ्लेवर अच्छा होता है। और सबसे आसान चीज़ मैं पेरेंट्स से कहते हैं कबाब बना दें। आपको अगर बच्चा प्योर मटन नहीं खा रहा, मटन और चिकन मिक्स करके कबाब बना दें। मटन की क्वांटिटी कबाब के अंदर कम से कम बेशक कर दें, पर स्टिल ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ क्वांटिटी बॉडी के अंदर चली जाए। रोज़ाना एक ऐसा बच्चा जो ग्रोइंग एज की बच्ची है, 13 साल के ऊपर की जो बच्चियाँ होती हैं जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनको इतना ज़रूरी है आयरन, और इतने ज़्यादा हमारे बच्चे आयरन डेफिशिएंट है कि अगर आप इसकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ें तो हमारा बच्चा 30 से 40% बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, जो इस एज का है। हमें नहीं पता, और हम ये कह रहे हैं कि बच्ची पढ़ती नहीं है, बच्ची सोती रहती है, उसका अच्छा सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रेन जो है ना आपका वो खराब हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। और बच्चों को उसी एज में पढ़ने की जरूरत है, जिसम को ताकत चाहिए होती है। ब्रेन को जब ब्रेन को ताकत है वो बच्चा कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यानी कि हम ये जो तकरीबन हमारे पास 2.25 रोज रह गए हैं ना, इसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो हमें यमुना ने बताया हम कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करें। यमुना बहुत शुक्रिया, आप आई और अपनी माहिराना राय आपने हम सारों को दी है। और इशाल मेरे ख्याल में हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए। हम फिर हाजिर होंगे कल इंशाअल्लाह, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे